कर लेती हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। कर लो, स्टार्ट हो गई है। क्या हो गया ये इससे ये ब्लू वो नहीं हट रहा है यार। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन। इस पे सिर्फ 2016 में एक क्वेश्चन आया था 2016 में, और उसमें इसके काजेस और इसके इफेक्ट्स पूछे थे कि ग्रेट डिप्रेशन के काजेस क्या थे, इसके इफेक्ट्स क्या थे। हम जाएंगे इसके सोल्यूशन पे भी जाएंगे कि ये आखिर सॉल्व कैसे हुआ, और डिफरेंट प्रेसिडेंसीज जो मतलब दो इस बीच आई थी तो उन्होंने इसको कैसे टैकल किया था। तो ग्रेट डिप्रेशन और रिसेशन, पहले तो आप इसमें डिफरेंस समझ लें कि डिप्रेशन और रिसेशन में फर्क क्या होता है। आजकल जो चल रहा है कोविड के दौरान दुनिया की ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा रही है, ठीक है। रिसेशन की मीनिंग क्या है, इसको हम कहते हैं स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, स्लो डाउन इन इकोनॉमिक। आप लोगों को स्लाइड्स मतलब वो नजर आ रहा है जो मैं स्क्रीन शेयर की है? जी जी ठीक जी, है। आ रहा है नजर। रिसेशन का मतलब होता है स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये हुआ था 2008-2009 में ग्रेट रिसेशन हुआ था, ठीक है। और अभी भी जो चल रहा है, तो हम देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर किस तरह के स्टेप्स ले रही है, और जो इसको ग्रेट डिप्रेशन में जाने से क्या रोक रही है, वो स्टेप्स जो वो ले रही है या वो नहीं। मतलब आप देख रहे होंगे ना कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कौन से स्टेप्स लिए, और पाकिस्तान में कैसे वेलफेयर स्कीम्स वगैरह निकले। तो ये सारे वही स्टेप्स है जो इसको डिप्रेशन की तरफ जाने से रोक रहे हैं। मतलब हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो रही है डायरेक्टली इकोनॉमी को सेव करने के लिए। अच्छा, अब डिप्रेशन क्या होता है? ये तो हमने देखा, डिप्रेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डाउन टर्न, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा टाइम के लिए अगर इकोनॉमी जो है वो मुसलसल नीचे जा रही हो ना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि डिप्रेशन, यानी ऊपर जा ही नहीं रही हो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन जो है ये वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस किया गया था और एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, और जो कि यूएस से स्टार्ट हुआ था। अब हम ये भी देखेंगे कि यूएस से आखिरकार क्यों स्टार्ट हुआ था, और इसकी वजह आखिर क्या थी। तो इसकी वजह यही थी कि यूएस जो था वर्ल्ड वॉर, ये जो ग्रेट रिसेशन था इसका अगर आप एरा देखें तो ये 1930s में ये पूरा एक डिकेड चला है, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1919, यानी 19। अब हम देखेंगे कि इससे पहले बैकग्राउंड में क्या चला है जिसकी वजह से ये ग्रेट रिसेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये लोग। अच्छा, इसकी जो हमने कहा कि यूएस से स्टार्ट हुआ, तो यूएस बैकग्राउंड में हमें पता चल जाएगा कि यूएस से क्यों स्टार्ट हुआ। इसकी टाइमिंग जो है वो हर एक मतलब उसमें कॉन्टिनेंट में या उसमें चेंज थी, और हर एक में इसकी सिवेरिटी भी चेंज थी। डिपेंड करता है कि वहां पर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी उनकी इकोनॉमी में, ठीक है, और या अमेरिकन प्रोडक्ट्स वहां पे जा रहे थे या नहीं, यानी टोटली डिपेंड ऑन अमेरिका, ठीक है। क्योंकि जो सोल इकोनॉमिक उस वक्त जाइंट था ना, वो यूएस था, ठीक है। अच्छा, ये जो था लॉन्गेस्ट डीपेस्ट एंड वाइड स्प्रेड डिप्रेशन ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, सही है। और जब भी इस किस्म का डिजास्टर होता है ना, तो हम उसको एज अ यार्ड स्टिक यूज करते हैं, उसको एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। और जब भी इस तरह के कंडीशन हमें उस तरह के साइंस शो होते हैं तो हम सीखते हैं, हम पीछे देखते हैं कि क्या इस तरह कोई वाकया हुआ है, और जब हुआ है तो उसको गवर्नमेंट ने कैसे टैकल किया है और वो कैसे आखिर खत्म हुआ है, ठीक है। तो हम इसको एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अच्छा, अब इसके ओवरव्यू पे थोड़ा आते हैं, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट कब हुआ, ठीक है, और ग्रेट डिप्रेशन खत्म कैसे हुआ, और इसके क्या। किसी को कुछ पूछना है कोई? मतलब अगर चैट में बोल रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा, ठीक है, आप लोग माइक ऑन करके पूछ लिया करें। थोड़ा सही है। स्लो जाओ, थोड़ा स्लो जाओ। अच्छा, मैं बहुत तेज जा रही हूँ, ठीक है ठीक है। अभी तक समझ आई है जो मैंने पढ़ा है, मतलब जो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट की है, जी जी, समझ आ आई है? गई है समझ। अच्छा ठीक है। अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन जो था वो, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, स्टार्टेड इन द यूएस। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब उनका स्टॉक जो मार्केट था ना वो क्रैश कर गया था। सबसे पहले यूएस में क्रैश हुआ था 4 सितंबर 1929 को, ठीक है। और फिर ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना कब बना? 29, यानी 29 अक्टूबर, यानी पूरी दुनिया में ये पैनिक कब फैला? 29 अक्टूबर, जिसको हम ब्लैक ट्यूसडे के नाम से याद करते हैं। इसके नेगेटिव साइंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ये जीडी जो मैंने लिखा है, ग्रेट डिप्रेशन परसिस्टेड टिल द वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। तो ये हमने देखा कि स्टार्ट कब हुआ, डेट क्या थी, और फिर ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना कब बना, और फिर ये कब तक परसिस्ट रहा, हमने ये देखा कि फिर ये आखिरकार खत्म कैसे हुआ।
अच्छा, अब हम जाते हैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड मतलब कि आखिर ये इसकी वजूहात क्या थी। तो हम लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा रोरिंग ट्वेंटीज। रोरिंग ट्वेंटीज का किसी को आइडिया है? हेलो, ठीक है ठीक है, नहीं। नाइनटीन ट्वेंटीज में 1920s में जब वर्ल्ड वॉर वन जब एंड हुई थी तो यूएस में एक वो बहुत ज्यादा प्रिवेल कर गया था, एक कह सकते हैं एक आइडिया कि वो क्रेडिट बेसिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि यूएस ठीक जो है। था वो विक्टर था वर्ल्ड वॉर वन का, तो इकोनॉमिक हम्म। प्रॉस्पेरिटी की तरफ बहुत तेजी से जा रहा था। उसको कहते हैं रोरिंग हाँ, 20। रोरिंग ट्वेंटीज जो है, दुनिया जो थी वो जंग में मुब्तला थी और यूएस इससे अकेला जो है वो अपनी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इस सब में लगा हुआ था। ठीक है। यूएस जो था उस वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका क्या रोल था? रोरिंग ट्वेंटीज का मतलब यहाँ पे यूएस में बहुत बड़ा चेंज आ गया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मैकेनाइजेशन, हर एक चीज न्यू न्यू गैजेट्स आ गए थे उनके लाइफ में। मतलब वो रेडियो टेलीविजन, मतलब रेडियो आ गया था टेलीविजन में। और इसके अलावा उनके बहुत सारे ऐसे मतलब ये जो हिरा ने शायद बात की है कि इसमें क्या हुआ है कि क्रेडिट सिस्टम आ गया, यानी एक न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली। ठीक है। इंटरेस्ट रेट और ये मतलब इंतहाई गोल्डन एरा आप इसको कह सकते हो। दुनिया जो थी वो जंग लड़ रही थी। ठीक है। और यूरोप जो था वो पूरा 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है। तो यूरोपियन जो थे वो तो उधर लगे हुए थे, और क्योंकि यूएस जो था उनके वहां पर क्या कहते हैं ट्रेड वो थे, तो वहां यहाँ पे ये लोग जितनी प्रोडक्शन करते थे ना, ठीक है, यहाँ से इनको फूड जाता था, यहाँ से इनको मतलब ये गुड्स और फूड्स यहाँ से अमेरिका से उधर सप्लाई होते थे। ठीक है। तो यहाँ से इनकी क्योंकि फिर सप्लाई डिमांड जो थी वो यूरोप से बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसलिए इंडस्ट्रियल क्या हो गई, मैकेनाइजेशन हो गई। हर जगह मशीन आ गई क्योंकि डिमांड क्या थी, ज्यादा थी यूरोप से। ठीक है। वो जंग लड़ने में बिजी थे, वो गुड्स वगैरह तो वो लोग उसमें वो नहीं कर सकते थे। सही है। तो उनकी जो टेंशन थी वो उधर थी, तो गुड्स और वो किधर से सप्लाई होते, अमेरिका से। तो ये यहाँ पे चांदी किसकी हो रही थी, अमेरिका की। ठीक है। तो इस ज्यादा राइजिंग डिमांड को यहाँ पे आप कॉटन जिनी और पता नहीं कौन कौन से मतलब हम इसमें मतलब वो ला सकते हैं ना कि किस किस्म की मैकेनाइजेशन हुई, तो फिर इसके फिर साइड इफेक्ट भी होते हैं, बाद में देखेंगे। तो अर्बनाइजेशन, चीप लेबर, लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, ये सारी नहीं बहुत ही जबरदस्त एरा चला है। ठीक है। फिर इसके बाद जब इतना अच्छा दौर चला है, तो ऐसा क्या हुआ है कि वर्ल्ड जो है वो यूएसए जो है वो ग्रेट डिप्रेशन की तरफ गया। तो हम चलते हैं आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, जब यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो क्या हो गई, रिसेशन की तरफ जाने स्टार्ट हो गई। जब रिसेशन की तरफ गई है ना, तो यूएस का तो टॉप परचेजर कौन था, यूरोपियन। यूके। उनके पास, हाँ, इन उनके पास यूके यानी यूरोपियन। ठीक है। उनके पास अब पैसे हैं नहीं। ठीक है। इसका मतलब है कि मैं उनकी डिमांड जो है वो लो हो गई। तो अब जो जितने भी अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि उधर उनके वेयर हाउस में गल सड़ रहे हैं, ठीक है, जो कि मतलब अब उनकी खुद की तो इतनी आबादी है नहीं कि उसको कंज्यूम करे, तो अब ये सब कहाँ जाएंगे, यानी इतनी ज्यादा गोदाम जो है उनके प्रोडक्ट से मतलब लदे हुए थे, लेकिन खरीदार नहीं थे। तो इसका इफेक्ट कहाँ आखिरकार आता है, स्टॉक मार्केट पे और इस सब पर जो है इसका इफेक्ट आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यूरोपियन इकोनॉमी पर इसका इन्हिसार देख रहे हैं। अच्छा, अब यूरोपियन के पास पैसे खत्म हो गए, इन्होंने किसी तरह तो अपने प्रोडक्ट सेल करने थे। तो यहाँ पर से जो कहानी स्टार्ट होती है ना, इन्होंने एक नया वो स्टार्ट किया, लिबर्टी बॉन्ड्स उसको कहते हैं, लिबर्टी बॉन्ड्स। अब उनके खुद के तो जो अमेरिकन के जो सिटीजन जो वहाँ के थे वो बहुत ज्यादा मतलब उनके पास तो बहुत ज्यादा पैसों की मतलब भरमार हो गई थी ना, मतलब वो लोग तो प्रोडक्शन और इस सब में इन्वॉल्व थे, उनके पास पैसे आ रहे थे, और अब उनके पास ये वो नहीं थे कि वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए पॉलिसी लाई, लिबर्टी बॉन्ड्स की पॉलिसी दी। ठीक है। बॉन्ड्स क्या होता है, किसी को बॉन्ड्स का आइडिया है? हमें सर आफ्ताब ने समझाया भी था। सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट रेट पे वो मिलती है, पैसे मिलते हैं, पे प्रॉफिट। बैक होता है, प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इसमें कैद है किस चीज की, एक खास स्पेसिफिक टाइम लिमिट की कैद होती है हाँ, कि टाइम लिमिट। आपने इस, हाँ, इस टाइम से इस टाइम तक
बैंक में पैसे रखवाने होते हैं, और अगर आपने इस टाइम ये पैसे इस टाइम तक ना निकाले तो फिर आपको प्रॉफिट के हकदार तब होंगे, ठीक है। इसको हम लोग बॉन्ड्स कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये लिबर्टी बॉन्ड्स वो किए, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, जो बैंक्स है, उन्होंने ये लिबर्टी बॉन्ड कॉन्सेप्ट निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि उधर यूरोपियन इकोनॉमी रिसेशन में थी, उनको पैसों की जरूरत थी, तो इधर से यूएसए ने पैसे देने थे, ठीक है। तो यूएसए की गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली कि आप बैंक में पैसे रखवाएं, ठीक है। और तो फिर सारे जो जितने भी लोग थे, जो बिजनेस वगैरह की कम्युनिटी और इस सबसे बस आम पब्लिक जो भी थी, सब ने इधर लिबर्टी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। पैसे रखवाए बैंक्स में, और फिर वो बैंक्स गए उधर वॉर में हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक लिबर्टी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया। जब ये प्राइवेट वेंचर्स और प्राइवेट बैंक्स ने जब ये देखा कि जब लोग जो है उसका ये इस तरह इन्वेस्टमेंट का रुझान आ रहा है, और लोग जो है वो बॉन्ड्स ले रहे हैं, और इस तरफ उनका मतलब वो जा रहा है इन्वेस्टमेंट की तरफ ना, तो उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने स्टॉक मार्केट में शेयर्स जो है वो अपनी अपनी कंपनी के शेयर्स फ्लोट करना स्टार्ट कर दिए है ना। ये समझ आ रहे, कनेक्ट हो रहा है ना। शेयर कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। कि मतलब कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा मतलब आइडिया है स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट ये होता है ना कि जहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो लिस्टेड होती हैं और उनकी वहाँ शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, यानी बाइंग और सेलिंग जो है वो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है, स्टॉक मार्केट के थ्रू जो है वो शेयर्स की करते हैं, जितनी भी बिल्कुल सही लिस्टेड बात है। कंपनीज होती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज होती है, जो लिस्टेड कंपनीज होती है, वो क्या करती है, मतलब अगर स्टार्ट कैसे लेते हैं ना, कि मतलब एक बंदा होता है, वो कहता है कि चलो मैंने कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। और उसके पास वो रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं होती है, मतलब जो कंपनी स्टार्ट कर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट एक प्रॉपर चाहिए होती है ना, वो उसके पास नहीं होती। तो वो कहता है चलो मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो वो क्या करता है, अपनी कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कर देता है, ठीक है। जब रजिस्टर कर सॉरी जब वो अपने उसमें रजिस्टर कर देता है, ठीक है, कंपनी को रजिस्टर करता है, तो लोग जो है वो वहां पे जाते हैं, हमें आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए, ठीक है। तो वो वहां पर शेयर्स ले लेते हैं, और वहां पे पैसे जो है वो उसको वो कर देते मतलब एक खास अमाउंट जो है वो वहां पे जमा करा देते हैं। फिर जब कंपनी का प्रॉफिट लॉस होता है तो वो उसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की समझ आ गई है? जी ओके। ओके है। तो ये लिबर्टी बॉन्ड से कॉन्सेप्ट किसने लिया? शेयर ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने शेयर फ्लोट किए, और उन्होंने कहा कि लोगों ने अगर इन्वेस्ट करना ही है, देख लें, उन्होंने आइडिया ले लिया कि गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लिया तो हमारे शेयर में भी इन्वेस्ट कर लेंगे, और इससे ना सिर्फ इन लोगों की मतलब फलाह होगी बल्कि हमारी भी, ठीक है। तो उन्होंने अपना उनका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो गया, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट किधर से आया? लिबर्टी बॉन्ड से आया, ठीक है। तो यहाँ से लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या गलती हुई है? गवर्नमेंट की ये गलती हुई है ना कि उन्होंने इनको अनरेगुलाइज छोड़ दिया है ना, ठीक है। इसको हम लोग लेजर फेयर कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीजों में बिल्कुल उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने इसमें उन्होंने कहा कि मतलब अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, बस हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छी खासी जा रही है, ठीक है। तो इसकी इसी वजह से जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, वो इस पूरे एरा में उन्होंने मतलब उनकी बार बार हुकूमत आई, क्योंकि इसी तरह उनकी इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी और इकोनॉमी में वो लोग कुछ कहते नहीं थे, ठीक है। वो कहते थे बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है बस चले ना, ठीक है। वो उसमें इंटरवेंशन गवर्नमेंट की थी ही नहीं, बिल्कुल ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, कि अगर आप में जितनी मतलब टैलेंट होता है ना, बस आप जितना कमा सकते हो बस कमाओ, ठीक है। यानी ये बिल्कुल गवर्नमेंट की 0% इंटरवेंशन इस सब में होती थी। अच्छा, तो अब आपको पता चला कि स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस था वो बहुत ही मतलब राइज कर गया था। लोग जो थे वो क्रिएटिव एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाते थे, कि मतलब नया प्रोडक्ट में कुछ इन्वेंशन मतलब वो कर दे, कुछ नई इनोवेटिव चीज ले आए, बल्कि जो भी प्रॉफिट कमाते थे ना, लेके ला के स्टॉक मार्केट में जमा कर देते थे, वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए, ठीक है। मतलब अच्छी बात है। ये शादाबा इन्वेस्टमेंट और उसमें फर्क है ना, स्पेकुलेशन में। स्पेकुलेशन ये होती है ना कि आपके शेयर प्राइसेस के अंदर जो है वो, जिस उर्दू में सट्टाबाजी नहीं कहते, यानी वो हाँ हाँ फ्लक्चुएशन होती है। यानी जो सट्टाबाजी है ना, दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन ना। तो हाँ इन्वेस्टमेंट वो बिल्कुल। नहीं होती। इन्वेस्टमेंट तो ये होती है ना कि आपने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी के, सपोज के आपने शेयर्स परचेज कर लिए हैं और आपको जो है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद कंपनी जो है वो
जितने परसेंट भी सपोज की कंपनी ने अनाउंस किया कि हम 10% जो है वो डिविडेंड देंगे, तो कंपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो उसने डिविडेंड अनाउंस किया होगा वो अपने रजिस्टर्ड जो लिस्टेड शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के रिकॉर्ड्स के अंदर उनको वो डिविडेंड पे करती है। तो वो अच्छा बिल्कुल स्पेकुलेशन का कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट के अंदर ही प्रिवेल कर रहा होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज समथिंग एल्स और स्पेकुलेशन इज समथिंग एल्स, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बिल्कुल मतलब जब वो होता है ना मतलब एक खास टाइम और एक बिल्कुल सही मतलब कैलकुलेटेड आपको पता होता है कि मुझे ये करना है मतलब और ये प्रॉफिट मेरे पास आएगा। स्पेकुलेशन बिल्कुल ही मतलब आपको पता नहीं होता, बस आप ओवर प्राइस्ड एक चीज वो होती है मतलब वो बिल्कुल एक मैं बताती हूँ, स्पेकुलेशन ना बिल्कुल एक जुए वाला सीन होता है, यानी आप हाँ हार भी सकते हो आप जीत भी सकते हो, ठीक है। अगर जीत गए तो बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है और अगर हार गए तो आप टोटली अपनी इन्वेस्टमेंट को लूज कर जाते हो। ये स्पेकुलेशन होती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको गारंटीड एक परसेंटेज जो है वो डिविडेंड की मिलनी ही मिलनी होती है, वो ये है। और स्पेकुलेशन में अच्छा आपको पता नहीं होता, हम उसमें अपनी डिविडेंड का वर्ड पूरी बार बार यूज कर रहे हैं ना, तो डिविडेंड इज नथिंग एल्स बट अ प्रॉफिट ऑन अ शेयर, ठीक है। जो भी आपका शेयर होता है ना उससे जो प्रॉफिट आता है ना उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड और ये सारी चीजें हम बाद में आके उसको करते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक समझ आ रही है कि क्या बैकग्राउंड है, लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का रुझान किधर है अभी तक। मतलब ये पूरे ग्रेट डिप्रेशन है ना, इस पर लोगों का एतराज ये है ना कि अभी तक इतनी ज्यादा थ्योरीज आई और उनको अभी तक सही जो वजह है ना कि आखिर इसकी रूट काज क्या थी, ग्रेट डिप्रेशन की रूट काज पे अभी तक लोगों का कंसेंसस नहीं है और अभी तक न्यू न्यू थ्योरीज इस पे आ रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, तो कोई एक वजह तो इसके पीछे नहीं हो सकती ना, बहुत सारी वजूहत इसके पीछे हो सकती है। तो वो हम बाद में देखेंगे, नीचे भी जाते जाएंगे कि कौन कौन सी वजूहत है। अभी हम देखते हैं कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसका इफेक्ट्स कहाँ कहाँ आए हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टॉक मार्केट पर इसका इफेक्ट जो हम बात कर चुके हैं, स्टॉक मार्केट पर इसका इफेक्ट कैसे आया है कि बाय द फॉल ऑफ 1929 यूएस स्टॉक प्राइसेस हैड रीच्ड अनजस्टिफाइबल लिमिट। As a result, even minor events led to gradual prices decline. क्योंकि वो सही prices तो थी नहीं, ओवर स्पेकुलेशन वो थी ना उस पर। तो इस वजह से जो माइनर इवेंट्स भी होते थे ना, अगर स्टॉक मार्केट में यानी सेंटिमेंट्स वो उसी बेस पर कारोबार होता है ना कि अगर थोड़ी सी भी गलत कैलकुलेशन या कोई गलत वो गया ना तो फिर स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। तो अगर स्टॉक मार्केट एक्चुअल उस पर नहीं वो ना मतलब जो एक्चुअल प्राइसेस पर वो नहीं लगा हो ना, तो फिर छोटे छोटे इवेंट्स भी उस पर मतलब बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो अक्टूबर 1929 में इन्वेस्टर लॉस्ट कॉन्फिडेंस, सही है। और क्या हुआ कि जो स्टॉक मार्केट का जो बबल बर्स्ट जो कि स्पेकुलेशन की वजह से बबल एक बना था ना, वो बर्स्ट हो गया और पैनिक सेलिंग यानी हर कोई अपने जो स्टॉक से ना वो सेल कर रहे थे, नो बायर। ये क्यों सेल कर रहे थे? क्योंकि डिमांड नहीं थी ना। स्टॉक मार्केट यानी जो वो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे थे वो यूरोप से उधर से डिमांड नहीं थी, उसकी डिमांड जीरो थी। तो जब चीजों की डिमांड जीरो, कोई खरीद ना रहा हो, कोई बायर ना हो, तो जाहिर सी बात है उन स्टॉक की वैल्यू गिरेगी। तो ये जैसे ये हवा उड़ी, ये बात उड़ी, ठीक है, ये रूमर फैला, कौन? ठीक है, नेगेटिव। हाँ हाँ जी, ये किसकी मतलब अभी आप बात कर रही हैं? ये हम लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं कि ग्रेट डिप्रेशन के इफेक्ट किस तरह आए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, जब डिमांड नहीं है किसी चीज की, ठीक है, आपकी कंपनी चलो कोई काम कर रही है, वो कोई फूड प्रोडक्ट बेच रही है और उसकी डिमांड यूरोप से नहीं है और आपकी डोमेस्टिक डिमांड भी इतनी नहीं है कि जो वो चीज आपने बनाई है वो इंटरनली कंज्यूम हो जाए, ठीक है, वो डिमांड ही उतनी नहीं है उसकी, ठीक है। जब उसकी डिमांड ना हो, किसी चीज की डिमांड ना हो, तो बायर नहीं होगा। सही, तो इसका मतलब है जिसने उस कंपनी के शेयर लिए थे ना वो सारे शेयर जीरो हो गए, ठीक है। तो सारे बस इसको सेल करने में लग गए, जितने में बिक रहा है बस बेचो इसको। हम लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैनिक फैल गया, ठीक है। ब्लैक थर्सडे उसको कहते हैं। अक्टूबर 24 को नियरली 13 और ये कितने जीरोस हैं पता नहीं, इतने शेयर जो है वर सोल्ड ऑन बैंक थर्सडे। 13 मिलियन शेयर जो है वो एक ही दिन में शेयर जो है वो सोल्ड हो गए और कोई भी खरीदार नहीं था, ठीक है, कोई भी खरीदार नहीं था। और इसको हम कहते हैं, अच्छा, फिर इसके एक हफ्ते में यानी ये पूरा एक हफ्ते में पूरा स्टॉक मार्केट जो था ना वो बिल्कुल क्रैश कर गया और ब्लैक, एक को हम कहते हैं ब्लैक थर्सडे,
ठीक है, जो कि 24 अक्टूबर को था, और एक था ब्लैक ट्यूसडे 29 अक्टूबर। $25 बिलियन लॉस हुआ है इस सब में। सही है। अच्छा, तो मैम ये मैं स्टॉक इसमें थोड़ा परचेज, ऐड करूँ इसी में स्टॉक मार्केट क्रैश और हाँ बैंकिंग बिल्कुल इकोनॉमिक बिल्कुल में। जरा बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मैं कनेक्ट लाउड भी नहीं कर आवाज आ पा रही रही। है? नायला को नेट का इशू है। जी अच्छा, ये जी आ रही रिकॉर्डिंग का है। मसला हो जाएगा। नहीं, आवाज ओके। आ रही है। अच्छा ठीक स्टॉक है। मार्केट क्रैश होने का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो ये इस तरह से होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना रूमर्स बहुत जल्दी फैलना शुरू होते हैं, यानी अफवाहें जो है वो बहुत जल्दी फैलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि ये टोटली बिजनेस जो है ना ये इसी तरह से चल रहा होता है। आपको विद इन सेकेंड्स जो है ना वो आपकी नॉर्मली हम न्यूज में भी देखते हैं कि इतने इंडेक्स जो है वो गिर गया, इतनी प्राइस ऊपर चली गई, इतनी, यानी हर मोमेंट पे जो है ना वो शेयर्स की प्राइस ऊपर फ्लक्चुएट हो रही होती है, किसी की ऊपर जा रही होती है और किसी की नीचे आ रही होती है। ये इसी तरह से स्टॉक मार्केट का जो है ना ट्रेंड चल रहा होता है। अब ये क्रैश कब करती है? जब सपोज कि अगर किसी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई रूमर इस तरह का फैल गया है कि फलां कंपनी के शेयर्स जो हैं वो जो नेक्स्ट आ रहा है उसके सपोज कि उसका पहले शेयर 150 का था, वो अगले ही घंटे में जो है वो 10 रुपीज पे आ जाएगा। अब लोग जब इस किस्म की बात सुनते हैं तो जाहिर सी बात है जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जिन्होंने 150 का खरीदा है, वो तो फौरन उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस होने का डर होता है ना कि हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो तो सारा डूब जाएगा। तो एक सडनली जब इस किस्म की रूमर्ड लोग सुनते हैं ना तो फौरन ही लोग बेचना शुरू कर देते हैं कि ठीक है जितने पैसे आ रहे हैं उतने तो आए। वो एक घंटे हाँ के यानी उस पॉइंट पे जाने से पहले पहले कि उसकी प्राइस गिरने से पहले पहले वो जो है फौरन एक सडन सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उस कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं वो सारी जिन जिन लोगों ने खरीदे होते हैं वो सडनली बेचना शुरू कर देते हैं। जब एक ही टाइम के अंदर बहुत ज्यादा लोग सेलिंग ट्रेंड इंक्रीज होना शुरू होता है ना तो उस वजह से जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। ये बेसिकली क्रैश का कॉन्सेप्ट है। जब सेलिंग जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है वो शेयर्स की होना शुरू हो जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर, आगे कोई खरीद नहीं रहा होता और लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जितनी भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो जो स्टॉक मार्केट के अंदर आपने शेयर्स जो लिए होते हैं वो इस तरह से जो है जब आप एकदम से बहुत सारे लोग बेचना शुरू कर देते हैं और आगे कोई खरीद नहीं रहा होता तो इस तरह से जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर जाती है। ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट स्टॉक बिल्कुल। मार्केट का इस तरह से। हुमा, जी जी नायला बोलो। हाँ तुम जरा ये लिबर्टी बॉन्ड आइडियाज और स्टॉक मार्केट को आपस में जरा कनेक्ट कर दो, मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा, लिबर्टी बॉन्ड का ये था ना कि हुकूमत ने एक बॉन्ड जारी किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपके पास ये जो एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही है इसको किधर इन्वेस्ट करें, ठीक है। क्यों क्यों इन्वेस्टमेंट चाहिए थी? क्योंकि उधर यूरोप में पैसों की मतलब उधर जरूरत थी, ठीक है। वो उनकी इकोनॉमी जो थी वो खराब हो रही थी वार की वजह से, तो उधर वार के लिए पैसे चाहिए थे। वर्ल्ड वार 1 चल रही थी, ठीक है। तो इधर हुकूमत ने जो है पैसों की वो किया, उनके लिबर्टी बॉन्ड कॉन्सेप्ट निकाला, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट उनको मिल रहे थे, सारे लोग खुश थे, और उधर हुकूमत का भी काम हो रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट किसने यूज किया, इससे आइडिया लिया? प्राइवेट जो बैंकिंग सिस्टम है ना, उन्होंने उससे आइडिया लिया, स्टॉक मार्केट ने उससे आइडिया लिया कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग शेयर बिजनेस स्टॉक मार्केट में, कंपनीज ने ये आइडिया निकाला कि अगर हम लोग अपनी कंपनीज के शेयर बेचने स्टार्ट करें, मतलब अगर लोगों को इसमें शेयर वो करे और वो यहाँ पर इन्वेस्ट करे, तो यहाँ से भी उनको फायदा हो सकता है, उनको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और बूम करेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो वो उसको अच्छी अच्छी नए नए प्रोडक्ट बनाने में और नई नई चीजें बनाने में वो करेंगे, और लोगों के भी उधर पैसे जाएंगे और उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। फिर वो जब उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो उसी कंपनी के फिर वो सारे लोग जो है वो नए नए प्रोडक्ट्स का मतलब वो खरीदेंगे, और मजीद इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, कल्चरल चेंज और ये सब कुछ होगा। समझ आ रही है ना? तो जो कंपनीज है उन्होंने लिबर्टी बॉन्ड से ये कॉन्सेप्ट निकाला कि लोगों के इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग जो है इन्वेस्टमेंट हमारे साथ भी डाल सकते हैं, जिस तरह उन्होंने हुकूमत के साथ वो किया लिबर्टी बॉन्ड्स में। समझ आ रही है ना? तो हाँ कंपनी से क्या समझ किया, आ गई है। उन्होंने शेयर कॉन्सेप्ट निकाला, तो यहाँ से स्टॉक हमारा मार्केट आया, पब्लिक। थोड़ा सा इस चीज में बैकग्राउंड ऐड करूं इफ यू अलाउ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, हुआ ये था बेसिकली कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई ना तो यूएस विक्टर था उस वॉर का, ठीक है।
तो जो ग्लोबली बाकी जो कंट्रीज थी ना, वो यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जर्मनी और ये जो जिन्होंने लूज किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया था यूएस इकोनॉमी में। तो यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यूरोपियन कंट्रीज को जो है ना वो इस्टेब्लिश करेगा। इसके लिए एक मार्शल प्लान आया था, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाते। मार्शल प्लान बेसिकली ये था कि आप जो है ना वो हेल्प आउट करेंगे यूरोपियन कंट्रीज को, ताकि उनकी जो इकोनॉमीज है ना वो इस्टेब्लिश हो सके। अब यूएस में भी नई नई इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी, और ऑन द सेम टाइम वो यूएस जो था वो विक्टर भी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो यूएस की गवर्नमेंट का उस टाइम बहुत ज्यादा होल्ड था। यूएस की गवर्नमेंट ने क्या किया कि लिबर्टी बॉन्ड्स लेकर आए वो, ठीक है, और लिबर्टी बॉन्ड्स विद हाई इंटरेस्ट रेट्स, के लोगों को उन्होंने पहले इस चीज पे वो किया, उनका एतमाद लिया, उनका ट्रस्ट डेवलप किया कि आप गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करें तो हम आपको इतने अरसे बाद इतने पैसे देंगे। तो वो जो पैसे थे लोगों से जो लेते थे, वो गवर्नमेंट जो थी वो यूरोपियन कंट्रीज को बेच देती थी, और वहां पे जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी वो जब प्रॉफिट आता था उनका, तो वो इट मूव बैक टू यूएस इकोनॉमी, ठीक है। तो यूएस इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की फेज में आना शुरू होगी, वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू होगी। जैसे अभी हुमा ने स्टार्ट में बताया था कि रेडियो की इंडस्ट्री डेवलप हुई वहाँ पे, ये मोटर्स जो थी वो ऑटो इंडस्ट्री और एरोनॉटिक्स की इंडस्ट्रीज ये डेवलप होना शुरू हो गई। तो जो वॉल स्ट्रीट है ना, वहाँ वो हब है, यूएस की जो हब है ना, फाइनेंशियल हब, वो वॉल स्ट्रीट है, जहाँ पे डिफरेंट प्राइवेट बैंक्स बैठे हुए हैं। तो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज में जो थे ना मेन इन्वेस्टर्स जो थे, उन्होंने ये सोचा कि पब्लिक का इतना इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के लिबर्टी बॉन्ड्स में, तो क्यों ना हम कुछ और लेकर आए जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी इंक्रीज करें वहाँ पे। तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का वो कॉन्सेप्ट लेकर आए, ठीक है। फिर जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की सेलिंग ज्यादा हुई स्टॉक मार्केट में, तो उसके बाद फिर ये सारी जो इश्यूज अभी इसने इफेक्ट्स बताए ना, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, और लोगों ने बहुत ज्यादा बाइंग शुरू कर दी थी। इवन यूएस में इस हद तक ये हो गया था कि उन्होंने जो रोड साइड्स होती है ना, वहाँ पे इस तरह के वो मशीनरीज एस्टेब्लिश कर दी थी जहाँ पे टिकट्स निकलते होते थे। इस हद तक प्राइवेट कंपनीज जो थी वो अपने बॉन्ड्स जो थी वो सेल करती थी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो इस तरह से ट्रस्ट डेवलप हुआ लोकल लोगों में वहाँ पे, और जो ट्रेडिंग थी ना वो इंक्रीज होगी। फिर एट द एंड आगे जाके भी पता नहीं, शायद हुमा बताएगी उसमें, तो मैं वहाँ पे भी ऐड कर दूंगी। तो मिसट्रस्ट किस तरह से डेवलप हुआ था प्राइवेट कंपनीज में, तो वो जो थी ना इसकी बेसिस बनी थी कि कैसे स्टॉक मार्केट जो थी वो क्रैश हुई थी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा इन दोनों बिल्कुल का। बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत अच्छा आपने कनेक्ट किया है। हमेशा मेरे पास वर्ड कम होते हैं ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन में मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, नहीं कोई इशू नहीं। अच्छा कनेक्ट किया आपने, बहुत अच्छा कनेक्ट किया, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इन्होंने बात की इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दी है। इस इंटरेस्ट रेट का आप लोगों का इन्वेस्टमेंट से कोई कनेक्ट हो रहा है आप लोगों का कि इंटरेस्ट रेट अगर कोई किसी चीज पे अगर बढ़ा दे तो लोग वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे या कम इन्वेस्ट करेंगे? इंटरेस्ट रेट हाई लो होने से इन्वेस्टर को क्या फायदा है? मतलब कनेक्ट हुआ आप लोगों का? हेलो? मैं ऐड करूँ? नहीं नहीं शादाबा, तुम नहीं ऐड करो, तुम तो मेरी फाइनेंस मिनिस्टर, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा, जाहिर सी बात है। बाकी लोग ऐड करें, मतलब जिनको नहीं समझ आई, ठीक है, उनसे मैं चाह रही हूँ कि उनको अगर समझ आ गई इंटरेस्ट रेट वाली बात, क्योंकि ये ऑफ समझना कोर्स लोग जरूरी है। ज्यादा इनकी तरफ आते गए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का ये होता है ना कि ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट, क्या संभाल इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होता है ना, ठीक है, तो लोग जो है वो वहां पर पैसे जो है वो जमा करते हैं ताकि प्रॉफिट ज्यादा आए, ठीक है। वो परसेंट जब ज्यादा होता है ना, इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होता है, तो इन्वेस्टर जो है वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उस पे इंटरेस्ट आए होते हैं, तो उसका मतलब है प्रॉफिट ज्यादा आएगा। समझ आ रही है ना? तो इन्वेस्टर फ्रेंडली चीज तभी होगी। ये जो अभी ये जो इंटरेस्ट रेट लो हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव साइन है? सब ने पैसा निकाल लिया है, ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब पैसे बैंकों में क्यों रखवाते हैं लोग? इंटरेस्ट रेट के लिए रखवाते हैं ना, प्रॉफिट के लिए रखवाते हैं। और जब आप इंटरेस्ट रेट लो कर लेते हो तो इन्वेस्टर तो पैसे निकाल लेगा ना बैंकों से, और ये सर्कुलेशन के लिए ही बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और लोगों ने पैसे निकाल दिया तो बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं है, तो इससे स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन आएगी।
समझ आ गई ये इंटरेस्ट रेट वाली बात? एक मैं कुछ साथ ऐड में करना बिल्कुल साथ ऐड करो। जा सकता है कि अगर हुमा नायला को 10 रुपए देती है और वो कहती है कि 1 महीने बाद मेरे से ले लेना 16% इंटरेस्ट रेट पे, तो उसका मतलब होगा कि उसने नायला से 10 रुपए लिए आज और 1 महीने बाद वो उसको 160 रुपीज वापस करेगी। तो नायला जो है बड़ी खुशी खुशी दे देगी, ठीक है मुझे इस 10 रुपए के बदले 1 महीने बाद 160 रुपीज आ रहे हैं। तो ये है इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त एक्सप्लेन किया है, थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली आप होगा इंटरेस्ट जो तुम ये बात करी ना स्टॉक मार्केट और बैंकिंग पैनिक्स, ये जिस तरह से हरा ने भी एक्सप्लेन किया है कि एक ही टाइम पे लिबर्टी बॉन्ड्स भी थे और दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक्स ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट और बैंकिंग पैनिक्स ना ये इस पैरेलल चलते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े सिमिलर भी हैं, लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। बैंकिंग पैनिक्स में ये होता है कि स्टॉक मार्केट में तो ये होता है ना, जब आप सेल करना शुरू कर देते हो, जब बहुत ज्यादा सेलिंग स्टार्ट हो जाती है शेयर्स की या फिर बॉन्ड्स की, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मार्केट होती है ना बाइंग एंड सेलिंग के लिए। तो हम्म बैंकिंग में ये होता है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है ना, जैसे ही वो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेगा, जाहिर सी बात है, सपोज कि अगर किसी के पास 1 लाख है तो वो उसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहां से उसे ज्यादा प्रॉफिट आता होगा। आप कभी भी अपनी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट उस जगह पर नहीं करते जहां पे आपको लो इंटरेस्ट रेट पे जो है लो प्रॉफिट जो है आपको आए। आप हमेशा यही कोशिश करते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट मिले, और इंटरेस्ट रेट जहाँ हाई होता है ना, आप वहाँ उस जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो बैंकिंग पैनिक्स ये किस वजह से आए थे, उसका एक मेजर रीजन ये था कि बैंकिंग पैनिक्स का मतलब ये है कि जब यूएस गवर्नमेंट ने, जाहिर सी बात है, अब लॉस की तरफ जाना शुरू करते हो, एक स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, तो जाहिर सी बात है आपके पास देने के लिए भी तो लोगों को कुछ नहीं होता ना। तो बैंक्स का भी सेम यही सीन था, उन्होंने जब अपने इंटरेस्ट रेट्स लो किए थे तो सब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करना शुरू कर दी थी। यानी जितने भी लोग थे उन सब ने यही कहा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है, यानी हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हमें जो है हम अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो विड्रॉ करवाना चाहते हैं। तो जब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो वो एक बैंकिंग पैनिक क्रिएट हो जाता है उससे। और लोग जो है और पब्लिक जो है वो पब्लिक कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू होता है बैंक्स के ऊपर के, और लोग ये समझते हैं कि नियर फ्यूचर जो बैंक है वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो अपने ऑपरेशंस को या अपने बिजनेस को जो है वो चला सके, तो कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए। तो इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट्स लो हुए और लोगों ने एक ही टाइम पे सडनली ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना शुरू किया, तो उससे जो है वो बैंकिंग पैनिक जो है वो क्रिएट हुआ था। और एक ही टाइम पे क्योंकि बहुत ज्यादा लोग विड्रॉ कर रहे थे, तो इसीलिए जो है इंटरेस्ट रेट्स लो होने की वजह से एक बैंकिंग पैनिक क्रिएट हुआ था, और ये भी एक वजह बनी थी कि ग्रेट डिप्रेशन आया। अच्छा, ये अभी हम लोग स्टॉक मार्केट क्रैश पे, अभी बैंकिंग पैनिक्स पे नहीं गए, हम जस्ट इंटरेस्ट रेट और इस सबको कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। अच्छा पहले से ही सॉरी शादाबा ने तो इंटरप्ट हुआ। आपने इसमें मॉर्टगेजेस का कहीं पे वो किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फैक्टर था ना, मेन फैक्टर वो इसमें यही था। वो हाउसिंग वाला। हाँ, मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, किस तरह से बैंक्स ने मॉर्टगेजेस के थ्रू लोन्स देना शुरू कर दिए थे लोगों को। ठीक है, वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे, ठीक है, आप बीच में बताते रहना, ठीक है। मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने कुछ ऐड किया है, कुछ नहीं ऐड किया, कुछ लास्ट टाइम इम्प्रूवमेंट और ये सब कुछ मैंने निकाले असल में